नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपने कैबिनेट बनाने में, अपने कैबिनेट के गठन में जिस तरह की समझदारी दिखाई है, वो कई तरह के संदेश देती है। एक संदेश तो ये देती है कि वो अपनी घरेलू राजनीति को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश अब किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश भारत को भी दिया है, मोदी सरकार को भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है, क्योंकि तारिक रहमान ने अपने कैबिनेट में 2 अल्पसंख्यकों को शामिल किया है। उनमें से एक हिंदू हैं, उन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है। नाम है निताई राय चौधरी। ये बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं, अरसे से काम करते रहे हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वे मदारीपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्हें सांस्कृतिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। वो बांग्लादेश की राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार, नई सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। तो एक हिंदू को मंत्री बनाकर तारिक रहमान ने भारत सरकार को एक तरह से आईना दिखा दिया है, मोदी सरकार को, क्योंकि जिस देश में 14% मुसलमान हैं, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ मोदी सरकार की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, जबकि बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं और वहाँ पर एक मंत्री हिंदू है और एक और मंत्री उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से बनाया है। नाम है उनका दीपेन दीवान चकमा। दीपेन दीवान बौद्ध हैं और वे चटगांव हिल ट्रैक्ट से आते हैं, जहां बौद्ध चकमा समुदाय की बहुतायत है। वे रंगा माटी सीट से सांसद हैं और कैबिनेट में उन्हें शामिल किया गया है। अभी उनके पोर्टफोलियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है कि उनको भी शामिल करके तारिक अनवर ने बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके डर को दूर करने की कोशिश की है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश में उथल पुथल हुई थी, एक तरह का कह लीजिए सत्ता उल्टी गई थी, तख्ता पलट हुआ था और फिर उसके बाद से वहाँ पर हिंदुओं पर हमले बढ़ गए थे और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ख़ास तौर पर हिंदुओं को निशाने पर लिया गया था। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार तब से अब तक 2000 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें से कम 61 हत्याएं हुई, 28 हमले महिलाओं पर हुए और पूजा स्थलों पर भी 95 हमले शामिल हैं। तो ये आंकड़े वहाँ की जो अल्पसंख्यक यूनिटी काउंसिल है उसकी तरफ से दिए गए हैं। और इस हिंसा और उत्पात की वजह से बांग्लादेश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख़राब हुई और भारत में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि भारत में जिस पैमाने पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह का भेदभाव उनके साथ हो रहा है, उसके मुकाबले वहाँ बहुत कम हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है, इसलिए उसने इसका बहुत शोर मचाया। और हम देख रहे हैं कि अभी बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र भी उसका ये अभियान जारी है। बंगाल और असम दोनों के चुनाव के मद्देनज़र एंटी मुस्लिम जो कैंपेन है उसकी और धार जो है और भी जहरीली और तीखी होती जा रही है। तो ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम अभियान चला रही है, सत्तारूढ़ दल चला रहा है, केंद्र सरकार के देखरेख में चल रहा है, हालांकि ये स्वीकार नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, लेकिन सब जानते हैं कि पूरी व्यवस्था को, यहाँ तक कि न्यायपालिकाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से पूरे देश की छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है।
उस पर दाग लगे हैं और ये तक कहा जाने लगा कि भारत में एथनिक क्लेंजिंग का माहौल है, जीनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। और हम देख ही रहे हैं कि जो संघ परिवार के बहुत सारे नेता हैं वो किस तरह से नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, हथियार खुलेआम बांट रहे हैं, आर्थिक सामाजिक बहिष्कार के हथकंडे अपना रहे हैं, मुसलमानों को पीट रहे हैं, उनकी दुकानों के नाम बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनकी पहचान मांगी जा रही है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो लगातार हो ही रही हैं। और ये सारी की सारी बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं, अधिकांश उन्हीं में हो रही हैं। और बीजेपी के जो शासन है वो हमलावरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक तरफ भारत में ये माहौल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक नई सरकार आई है जो परसेप्शन बना हुआ था बांग्लादेश के बारे में कि वो कट्टरपंथ की राह पर है और बीएनपी का जो अतीत रहा है उसको भी इसी नज़रिए से, इसी चश्मे से देखा जाता रहा है और था भी, क्योंकि वो जमात इस्लामी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति कर रही थी शेख हसीना के खिलाफ। और इस वजह से ये माना जाता था कि बीएनपी जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथ को हवा भी दे रही है। और जब बेगम खालिदा जिया की सरकार थी तब भी, उस समय भी उसका रवैया प्रो कट्टरपंथ था, मुस्लिम कट्टरपंथ के साथ था। और ये भी था कि वो भारत विरोधी एक गतिविधियों का अड्डा भी बन गया था। आईएसआई को मान लें या पूर्वोत्तर के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ख़ासतौर पर अल्फ़ा, उसको वहाँ पर पनाह मिली हुई थी, उसके अड्डे थे और वहाँ से वो असम में अभियान चला रहे थे। बहरहाल शेख हसीना के बाद वो सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी और जो कट्टरपंथी हैं उनको भी उन्होंने बहुत काबू में करके रखा था। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद जमात इस्लामी और इस तरह के समूहों के हौसले बहुत बढ़ गए। वो हमले भी कर रहे थे, हालांकि हमले केवल हिंदुओं पर नहीं हो रहे थे, मुसलमानों पर भी उतने ही हो रहे थे। ख़ासतौर पर जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उस पर बहुत ज़बरदस्त उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और वो समझा जा सकता है क्योंकि दोनों की 36 के आंकड़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि तारिक रहमान ने एक नई पहल की है और ये पहल भारत को आईना दिखाने वाली है कि एक मुस्लिम कहा जाने वाला राष्ट्र, मुस्लिम बहुल राष्ट्र, इस तरह से अपने आप को नए ढंग से एडजस्ट कर रहा है और जो बांग्लादेश में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी उनको रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास कर रहा है, जो कि भारत में हम कहीं होता हुआ नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसका उल्टा होते हुए देख रहे हैं। पूरा संघ परिवार एंटी मुस्लिम रास्ते पर चल रहा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि तारिक रहमान ने जो ये नीति अपनाई है वो बड़ी परिपक्व राजनीति कही जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इस बीच डावाडोल हो गई थी। उसे फिर से पटरी पर लाने की ज़रूरत है। उसे ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश एंटी माइनॉरिटी नहीं है, वो लोकतंत्र और उदारता की राह पर लौट रहा है, चल रहा है। और इस वजह से उसे जिस तरह की मदद चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से और ख़ास तौर पर पश्चिमी मुल्कों से, वो उसे मिलने में आसानी होगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अब काफ़ी बेहतर दिखेगा और लोग जो पश्चिमी देश हैं वो भी चाहेंगे कि बांग्लादेश अब फिसल कर फिर से कट्टरपंथ की राह पर न जाए और वो उनका सपोर्ट अर्जित कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मोदी सरकार को भी एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और भारत में जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले की वजह से बांग्लादेश विरोधी माहौल बन रहा था या बनाया जा रहा था, उसको भी मौका नहीं देना चाहते हैं। हम अंदरूनी बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा के प्रति कमिटेड हैं। इससे एक राह खुलती है, हिंदू को मंत्री बनाने से भी राह खुलती है और ये भारत सरकार के लिए भी आसान हो जाता है कि वो अब एक ऐसी सरकार से बात कर रही है जो कट्टरपंथ
पथी राह पर नहीं हैं, जो उदारता और लोकतंत्र को स्वीकार करके और संविधान में बहुत सारे ऐसे सुधार भी जो अभी रायशुमारी हुई है, रेफरेंडम हुआ है, उसके ज़रिए भी होने जा रहे हैं, तो वो भी आश्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो भारत सरकार के साथ संबंध सुधारने की दिशा और बीएनपी के नेताओं ने और तारिक रहमान की पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बातें भी सकारात्मक की हैं कि वो अब पुरानी चीज़ों को से आगे निकलना चाहते हैं। जो भी विवाद पैदा हुए वो चाहे भारत की वजह से ही क्यों पैदा ना हुए हों, जैसे मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको वापस भेजकर जिस तरह से बांग्लादेश का अपमान किया गया था, वो घाव है, अभी वो जख्म बांग्लादेशियों के मन में है, लेकिन उसको आगे निकलकर उसके जाना चाहते हैं। तो अब बॉल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के पाले में डाल दी है कि अब आपकी तरफ से सकारात्मक कदम उठने चाहिए। हालांकि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वो गए थे तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में, उन्होंने प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी सौंपी थी, प्रधानमंत्री ने तारिक अनवर को भारत आने का न्योता भी दिया है। ये सारी पहल अच्छी हैं, लेकिन अगर भारत सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी का रवैया नहीं बदलता है, वो एंटी बांग्लादेशी और एंटी मुस्लिम स्टांस को इसी तरह से आगे बढ़ाती रही, तो बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ को मजबूती मिलेगी, वहाँ भी कट्टरपंथी राजनीति मुखर होगी, और वो अगर मुखर होती है तो जाहिर है कि बांग्लादेश के हिंदू और जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भी असुरक्षित होने लगेंगे। तो अब ये भारत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, बांग्लादेश से कई गुना आकार में बड़ा है, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली है। तो अब ये भारत की जिम्मेदारी बनती है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा जिम्मेदाराना ढंग से बिहेव करे, वो उस तरह से बिहेव ना करे जिस तरह से कोई कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र घोषित करता है, जैसे पाकिस्तान करता है, वैसे ना करे और अपना रवैया बदले। वो भारत को पाकिस्तान समझकर ना बिहेव करे और बांग्लादेश के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो ये एक नई पहल, नई शुरुआत हो सकती है। वैसे तारिक रहमान ने अपने घरेलू राजनीति को भी साधने की एक बहुत बेहतरीन कोशिश की है। इस तरह के कदम उठा के उनकी पार्टी से 4 अल्पसंख्यक सांसद जीत कर आए हैं। आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कितने अल्पसंख्यक सांसद जीत कर आए हैं, कितने मुस्लिम सांसद मुसलमानों को उसने टिकट दी और कितने जीत कर आए हैं? शायद आपको एक का नाम भी याद नहीं होगा, और शायद है भी नहीं, क्योंकि वो तो ये कहती कि हमें मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है, तो मुस्लिम नेताओं की क्या ज़रूरत है। कभी इक्का दुक्का जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। तो यहाँ भारत में छटनी कर रही है मोदी सरकार। अगर वो लोकतंत्र और उदारता की राह खोती है तो उसकी प्रतिक्रिया तो पास पड़ोस के देश में होगी। उसे अपना ढर्रा बदलना पड़ेगा, उसे भी संविधान और लोकतंत्र की चिंता करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा। तभी कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। बांग्लादेशी की नई हुकूमत ने ताली के लिए एक हाथ आगे बढ़ा दिया है, दूसरा हाथ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को बढ़ाना है ताली बजाने के लिए। ये बजती है कि नहीं, ये हमें आने वाले वक्त में दिखेगा, या बंगाल चुनाव के बाद हो सकता है ये रवैया बीजेपी का बदले, क्योंकि बंगाल और असम के चुनाव को लेकर ज़्यादा ये गर्मी पैदा की जा रही है, ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है, ज़्यादा जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं, बांग्लादेश को भी उसमें शामिल कर लिया जा रहा है। तो ये तो दोनों देशों के रिश्तों की बात हुई, लेकिन एक और ख़ास बात है कि तारिक रहमान ने जो बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति है उसको भी बेहतरीन तरह से साधने की कोशिश की है। उसने एक तरह से जमाते इस्लामी को अलग थलग करने की भी कोशिश की है, जो एक मॉडरेट इमेज अपनी बनाई है, अपने आप को इस्लामी कट्टरपंथ से और अपनी पार्टी को भी अलग किया है,
और इस वजह से उन्हें और उनकी पार्टी को स्थिरता भी मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की वजह से घरेलू राजनीति में भी उनकी जो पकड़ है वो मजबूत होगी। तो इसका बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर भी एक सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है और जो समर्थन उन्हें विशाल समर्थन मिला है, अच्छी खासी जीत उनकी पार्टी ने दर्ज की है और उसके बल पर वो महत्वपूर्ण सुधार भी बांग्लादेश में कर सकते हैं, क्योंकि 297 में से 209 सीटें उनकी पार्टी ने जीती हैं, जो कि एक विशाल जीत है और एक विशाल जन समर्थन है, जनमत उनके साथ है। अब वो बांग्लादेश को एक नए लोकतांत्रिक रास्ते पर लाने में सक्षम है और जो कट्टरपंथी जमायत इस्लामी वगैरह पार्टी हैं उनको कैसे कंटेन करना है, कैसे सीमित करना है, इसके लिए उनके पास मौका है। अब इस मौके का वो कितना इस्तेमाल कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू और बौद्ध को मंत्री बनाकर एक बढ़िया संदेश दिया है अंदरूनी राजनीति के लिए, भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। इसका फ़ायदा उनको मिलेगा अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी और अंदरूनी राजनीति को हैंडल करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।